आज हम 39 नंबर वार्ड के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद शमशाद ने काफी लोगों पर तोहमत लगाया था। जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, लोगों ने मोहम्मद शमशाद के बारे में जो कहा हम आप लोगों को सुनाते हैं। ये लाइन चोरी का काम करते थे, ये लाइन चोरी करते थे केबल से, और इनका जमाना तक ये काम चलता रहा। लोग सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ बात नहीं कि हम सिर्फ बोल रहे हैं। और एक चीज बता दे रहा हूँ, इनको पैसे की भी आदत, लालच लग गए। आज ये बीजेपी में गए इसी वजह से कि मेरा सब गुनाह छुपा हुआ ढका हुआ रहे। ये जो बोलते हैं कि सब जगह इंक्रोचमेंट हो रहा है, सब जगह दलाली खाया जा रहा है, सब जगह कटमनी खाया जा रहा है, मैं सबूत के साथ आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप ओड़ियापाड़ा जाएं, ओड़ियापाड़ा में देखें कि जितना साइड का जो मैदान का एरिया है उसमें इनका बांस बल्ली है ना, बड़ा बड़ा बांस का पूरा ही एनक्रोचमेंट करके कब्जा किए हुए है। ये क्या नाम है, कॉर्पोरेशन का जगह जमीन को। और जितना नाली है जो साफ नहीं होता इनका, बार बार जब बरसात आवेगा तो डेंगू मच्छर का और मलेरिया का मच्छर का ये हंगामा करेंगे कि घरे घर डेंगू हो गया है, घरे घर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया है। काउंसिलर कुछ नहीं कर रहा है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता है। हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी उसी गली का रहने वाला हूँ, जब भी कॉर्पोरेशन से काउंसिलर ने भेजा है साफ सफाई करने वालों को, इन्होंने करने नहीं दिया है। इसलिए करने नहीं दिया क्योंकि वहां पर बदनाम करने का एक साजिश रचा जाए। वहां पर पानी बहते रहता है, उस नाली के ऊपर में इसका टेबल कुर्सी का जो इनका डेकोरेशन का काम है, वो टेबल कुर्सी का अंबार लगा हुआ, कहीं जनरेटर रखा हुआ 8 गो 6 ठो, कहीं पर 3 ठो रखा हुआ, कहीं पर ये टेबल कुर्सी रखा हुआ, कहीं पर बांस बल्ली रखा हुआ, कहीं पर चौकी बिछा के बैठे हुए हैं। यहाँ तक की हालत यह है कि अगर आप ओड़ियापाड़ा में जाना चाहें, उस गली से इस गली से निकलने के लिए तो आप रिक्शा से भी नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में उसका चौकी लगा रहता है और वो चौकी के तरफ से किसी को ना आने देता है, इधर से ना उधर जाने देता है। जो जाना चाहता है उसको गाली बकता है, मारने के लिए दौड़ाता है। ये इनका दबंगई है। दबंगई सिर्फ यही तक के खत्म नहीं हुआ, ये इंक्रोचमेंट इतना किए हुए है कि पूरा एरिया ओड़ियापाड़ा का इनके बांस बल्ली से परेशान है, सब जगह छितराया हुआ है। ये किस मुंह से कहते हैं कि कॉर्पोरेशन का आदमी जो है दूसरा जगह इंक्रोचमेंट कॉर्पोरेशन की जगह जमीन को कर लिया है। ये मंडी में पहुंच जाते हैं कि पांडे जो है, पांडे मामा जो है इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वहां पर हम बोली लगावेंगे 5 करोड़ में उनका जगह को हम खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो इलीगल पार्किंग लगा करके पैसा कमा रहा है। तो हम कहना चाहते हैं कि जब आपको मंडी का इंक्रोचमेंट कॉर्पोरेशन का जगह जमीन नजर आता है, आपको ओड़ियापाड़ा अपने घर के पास का जगह जमीन नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि जो आप उसको कब्जा करके रखे हुए हैं, गंदगी फैलाए हुए हैं, सारा ओड़ियापाड़ा का गंदगी मोहम्मद शमशाद के काम के बिजनेस वाला, बिजनेस के पर्पस का जो सामान है उसके वजह से फैला हुआ है। कहीं देख रखा हुआ है, कहीं हरिया पतीली रखा हुआ है, कहीं इनका आदमी अपने से रास्ते पर बैठ गए सिलाई मशीन। ये सारा चीज इनका इंक्रोचमेंट है। आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जो इसका बिल्डिंग है, जो इसका कारनामा है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाएं। ये कोई शेर और बाघ नहीं है जो कुछ करेगा, ये सिर्फ एलिगेशन और झूठ मूठ का इल्जाम लगाने वाला है। इतना अच्छा काम मेरा काउंसिलर 39 नंबर वार्ड का, ऐसे तो हर वार्ड का किए हैं, लेकिन जितना अच्छा काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड का काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने किया है, गरीबों को परेशानी को समझते हुए, गरीबों की परेशानी को कैसे समझे। उस दौरान में किसी का डायलिसिस कंटिन्यू चल रहा था, गाड़ी का जिस साधन नहीं है, जसीमुद्दीन ने अपनी गाड़ी दे करके उसको पैसा दे करके डायलिसिस करवाने के लिए भेजा है, बार बार भेज रहा है। मैंने ये भी देखा है कि इसी केला बागान और ओड़ियापाड़ा के कितनी लड़कियां अपने घर के अम्मी का, अब्बू का या किसी फैमिली का दवा का हफ्ते दिन का 1400 रुपया 1500 रुपया दवा में लगता है, वो स्लिप मंगा करके रखे हैं और उनको पैसा दे करके जसीम भाई भेज दिए हैं। सारे लोगों को दवाई बीरो का भी पैसा दिया है, और जितना उनसे मदद हो सका, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान, जब कोई होटल भी खुला हुआ नहीं था, सारा होटल बंद था। जहाँ जहाँ भिखारी लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग फंस चुका, घरों में तो हम लोग बैठ करके अपने अपने बाल बच्चों के साथ खा लेते थे, लेकिन उसका पुरसा हाल कोई नहीं था। जो होटल के बाहर बंद तो था होटल, लेकिन बाहर में बैठ के वो लोग बेचारे इंतजार करता था कि शायद किसी के घर से 1-2 प्लेट खाना आ जाए तो हम लोग खा लें, क्योंकि या तो रात से वो भूखा होता था या 2 दिन या 1 दिन से भूखा होता था। जसीमुद्दीन ने 4000 आदमी को 2 सेंटर बना करके 12 नंबर में, उसके बाद यहाँ पर 2 सेंटर बना करके उन्होंने खाना बंटवाने का काम किया है। और उन्होंने एक अहद भी किया था और मुझसे कहा था कि मैं जब तक ये खाना बंटवा रहा हूं
वो खाना मैं खुद खाऊंगा, घर में नहीं खाऊंगा। और जसीमुद्दीन ने मेरे साथ 5 दिन तक खाना खाया अपने ऑफिस में, वही खाना जो गरीबों को बांटा जा रहा था, वो खाना मैं भी 5 दिन खाता हूँ। मैं इसका सवाहिद गवाही देता हूँ, गवाह में हूँ। और उन्होंने भी मेरे साथ खाया और लोगों को भी खिलाया अपने लड़कों के साथ, और खाना बहुत बेहतरीन तरीके से बना और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टेस्टी था। लोग बहुत दुआ देते हैं। देखिए, खाना खिला देना एक अलग बात होती है, लगातार उनके दुख दर्द में, लगातार उन भूखों के लिए जो खाना का इंतजाम किया, और उसके बाद सिर्फ ही नहीं, खाना बना के खिलवाना एक अलग बात। यहाँ तक करके फिर बोड़ा बोड़ा भर भर के हर घर 4 घर में 4,000 घर 5,000 घर में राशन को पहुंचाना, उसमें 15-15 आइटम डाल करके पहुंचाना। आप ईद के मौके पर देख लीजिए, हालात खराब थी। 2 महीना से ज्यादा 3 महीने का वक्त लॉकडाउन में सारे के कमर टूट चुके थे, कोई खाने बगैर नहीं। ईद किस तरह से मनाया जाता, एक छोटी सी कोशिश मेरा काउंसलर ने किया था कि कम से कम गरीब लोगों का चेहरे पर तबस्सुम आ सके, मुस्कुराहट आ जाए। उनके एक ईद से एक दिन पहले चांद रात को उन्होंने मुर्गा, चावल, बासमती चावल, दूध 1 किलो का पैकेट, लच्छा, चीनी, खजूर, इनका इंतजाम किया ताकि मेरे गरीब जो वार्ड के आवाम लोग हैं उनके घरों में कल ईद जब मनाया जाए, जब ईद की खुशी आ जाए, तो कम से कम खाने बगैर महरूम न रहे। इतना बड़ा काम उन्होंने किया था, ये सोच करके कि कम से कम कोई भी आदमी अच्छा खाना से महरूम ईद के दिन कम से कम नहीं रहे। ये इतना करने के बावजूद भी उस काउंसलर को, ऐसा काम करने वाले काउंसलर को बदनामी के सबब क्या मिला, जलालत के सबब क्या मिला। उनको आज भी और उस वक्त भी जलील किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है। साथ में हम भी तो उनको देख करके कि मेरा लीडर जब इतना काम कर रहा है, हम भी अपने लाइन से सर्विस देना शुरू किया, जो मेरा डिपार्टमेंट है उसमें सर्विस देना। मुझको भी बदनामी के सबब क्या मिला, मुझको भी जलालत के सबब क्या मिला। आप बताएं कि शमशाद जो हम पर इल्जाम लगाता है, क्या शमशाद का पूरा परिवार हमारे ट्रीटमेंट में नहीं था? क्या शमशाद ने अपने पूरा लेबर को हमसे ट्रीटमेंट नहीं करवाया? क्या शमशाद के घर वालों ने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया? उस वक्त हम डॉक्टर थे, अभी हम फेक हो गए। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जहां मुझको अपने डिग्नेशन को शो करना होगा मैं कर दूंगा, उसके लिए आप फिक्र ना करें। 4-5 बार कर चुका हूँ, एक बार और सही, लेकिन याद रहे मेरे डिग्नेशन का फिक्र आप ना करें। पहले ये फिक्र करें कि आप जहां हैं, जिस घर में, यानी कि कांग्रेस के घर में सियासत होती है तो सियासत करो। सियासत के अलावा अगर पर्सनली मैटर में तुम आओगे तो फिर पर्सनली मैटर शमशाद तुम्हारे घर में छलनी की तरह छेद है। मैं तुम्हारे बीवी से लेकर, तुम्हारे बच्चों से लेकर, तुम्हारी माँ से लेकर, तुम्हारी बहन जो जल के मरी है ना, किस हालत में मरी थी, उस तक लेकर के पूरे 39 नंबर वार्ड के आवाम के सामने ऑन द पॉलिटिकल स्टेज से मैं हर जगह ये प्रचार करना शुरू कर दूंगा। आपके भी घर का इज्जत इलाके में लोगों के जहन में आना चाहिए, साफ सुथरी बात होनी चाहिए। और आप इंक्रोचमेंट और ये कट मनी का धंधा बंद कर दीजिए, इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अब हम लोग जवाब देने पर आ गए हैं, आपका हर एक बात का हर दूसरे दिन जवाब मिले। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस के वक्त आपने जो सर्विस दिया, लेकिन इसके बावजूद आपके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा है कि आपके वजह से कुछ लोग मारे गए, ये कितनी तक सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अंसारी 39 नंबर वार्ड केलाबागान से हूँ, और जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि एलिगेशन लगाने वाले ही सच्चे नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं। वो लोग कांग्रेस के लीडर अपने आप को कहते हैं, लेकिन चूंकि उनको तकलीफ इस वजह से होती है कि कोई भी आदमी काम अगर पब्लिक के सेवा के लिए, अगर खिदमत के लिए कोई भी कुछ भी करता हो, चाहे वो मेडिकल सर्विस से हो या किसी और भी सर्विस से खिदमत हो जाए, तो उनको तकलीफ होता है कि कहीं उनका नाम ज़्यादा ना हो जाए, ये वो जिससे वो जुड़े हुए हैं उनका नाम हो रहा हो, उनका क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है ना, दिखावा वाला राजनीति लोग करते हैं। इस वजह से इसमें यह सच्चाई है कि कुछ दिनों पहले लॉकडाउन के दरमियान में जिस तरीके से हालात बना, गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को ये बताया कि आप लोग अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इसलिए कि ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से
फैलने वाला बीमारी है जो टच होने से ही होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें। तो सारे लोग इस तरह से हो गए थे, केला बागान में भी सारे हुआ। तो उसमें जो है कुछ लोगों, जो बूढ़े लोग थे या बूढ़ी हैं या बच्चे हैं या जवान हैं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को खांसी हो रहा है, बहुत डर गया था वो लोग, क्योंकि नर्सिंग होम बंद है। हॉस्पिटल, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं वो लोग तो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि डर था उन लोगों को कि कहीं हम लोग अगर हॉस्पिटल में जाते हैं किसी और बीमारी को लेकर के जाते हैं तो ये लोग क्वारंटीन कर देते हैं, हम लोग कोरोना से अंदर रख देता है 21 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो हम लोग उन लोग से लोग डर गए थे। यहाँ बहुत ही गरीब मोहल्ला है हम लोगों का, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, गरीबों में है ना, साक्षरता थोड़ा कम है, लिटरेसी परसेंट। लेकिन ये है कि ये लोग डर के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गए थे। और मैं चूँकि केला बागान का रहने वाला हूँ, मैं इलाका में जितने भी डॉक्टर लोग पहले आते थे वो लॉकडाउन में तो आ नहीं सके, तो वो सर्विस तो हम लोगों के गरीबों को दे नहीं सके यहाँ पर के लोगों को। अब अकेला मैं बचा। अब जब मैं अकेला बचा हूँ तो मैं कहाँ भागता, यहाँ पे रहता हूँ। इस वजह से मैं भी सर्विस देना शुरू किया, चूँकि मैं दे रहा था और लोग मेरे पास आ भी रहे थे, घर पे आ जा रहे थे। सब जगह देखा उन लोगों को, जहाँ जहाँ जाना पड़ा मैं वहाँ दिन रात दौड़ दौड़ के उन लोगों के पास गया और उन लोगों को हर तरह से समझाया भी है, उन लोगों को कन्विंस किया है कि देखिए कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे बचाव करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम बच सकते हैं। सारे लोगों को कन्विंस भी करते गए, इलाज भी किया है। इतना ही मैं, मोहम्मद शमशाद जो कांग्रेस का अपने आप को लीडर कहता है, वो हमारे ऊपर एक मोहम्मद तनवीर साहब का इंतकाल हो गया था उसी लॉकडाउन के दौरान में। तो उनका लेकर के मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर साजिद ने जो है ना तनवीर को गलत इलाज करके, यानी कि उसको जॉन्डिस और टाइफाइड था तो उसको मलेरिया का दवा दे करके जसीमुद्दीन काउंसलर और डॉक्टर साजिद दोनों साजिश करके उसको मार दिया। अब ये बताइए कि इनको ये कहाँ से पता चला कि ये साजिश में हम लोगों ने उनको मार दिया, जबकि हकीकत ये है कि मोहम्मद तनवीर जो मरने वाले हैं, तनवीर मेरे इलाज में नहीं था, मुझसे इलाज नहीं करवाया, वो डॉक्टर निसार साहब के इलाज में थे 20-22 दिनों से। डॉक्टर निसार साहब ने उनका ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें टाइफाइड भी पता चला और जॉन्डिस भी पता चला। तो लॉकडाउन हो जाने के बाद से जब डॉक्टर निसार साहब नहीं आने लगे इलाके में, केला बागान नहीं आए, तो वो आदमी और ज़्यादा परेशान हो गया और उनका जो है तकलीफ बढ़ गई, जिसमें सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगा, सांस ऊपर की तरफ चलने लगा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी था उनको और ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो हुआ तो उसमें उनका जो है ना फीवर भी बढ़ने लगा। तो उनके रिश्तेदार ने मेरे पास ले करके आए कि डॉक्टर साहब आप इनको देखिए, जो डॉक्टर इनको देखता था, इलाज करता था, वो तो नहीं आ रहे हैं, वो तो बंद लॉकडाउन से वो नहीं आ रहे हैं, तब इनका तो तबीयत बहुत बिगड़ गया है। तो हमने देखा कि इनको फीवर बहुत ज़्यादा है, तो फीवर का एक पैरासिटामोल टैबलेट हमने दिया और कहा कि देखिए फीवर का तो हमने दवा दे दिया है, फिलहाल तो 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि इनको किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में एडमिट करके ये ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया जा चुके, इनका सांस बहुत तेज चल रहा है। तो एक दिन उन लोगों ने वेट किया, शाम तक फिर खबर आया कि उनका बुखार तो ठीक है लेकिन सांस में बहुत तकलीफ बढ़ गई है। तो फिर जब मैं गया उनके यहाँ, जब मुझको ले जाया गया, तनवीर भाई को देखा तो हम बोले देखिए फीवर तो अभी नहीं है लेकिन सांस बहुत तेज चल रहा है, इनको फिर भी हम आपको अभी भी बोल रहे हैं कि इनको कहीं हॉस्पिटल में ले जा करके ऑक्सीजन का इंतजाम कराइए ताकि इनका जान बचे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। कंडीशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उनकी बीवी और उनके भाई लोगों को, सारे लोगों को बताया, भाई भी उनका मेरे साथ था, बोले डॉक्टर साहब ठीक है, हम नहीं होता तो ले जाएंगे, लेकिन उनकी बीवी का कहना था कि ठीक है हम देख लेते हैं थोड़ा देर, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं तो फिर हम कल तक, ठीक रहा तो कल तक ले जाएंगे, नहीं तो आज ही ले जाएंगे। तो देर रात होते उनकी तबीयत बिगड़ी और ले जाते वो डेथ कर गए। फिर डेथ डिक्लेयर करने के लिए भी मुझे ही बुलाया गया, 1:30-2 बजे रात में जाकर के फिर मैं देखा जाके तो देखा कि वो डेथ कर चुके हैं, चूँकि उनका कार्डियोवैस्कुलर फेलियर हुआ था, हार्ट अटैक आया गया, सांस की वजह से सब होता है हुआ। तो ये बात थी। इलाज वो डॉक्टर निसार साहब उनका कर रहे थे, डॉक्टर निसार के इलाज में तनवीर साहब थे, न कि मेरे इलाज में थे। हाँ,
बीच में उनके न आने से एक दिन के लिए मेरे पास आए तो मैंने फीवर का दवा दिया था, इलावा कुछ नहीं। जब मैंने उनका रिपोर्ट पढ़ लिया कि इसमें मलेरिया नॉट फाउंड लिख रहा है, टाइफाइड डबल प्लस में जा रहा है, उसके बाद जॉन्डिस का असर है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम मलेरिया का दवा नहीं दे सकते। जब मलेरिया नहीं है तो फिर ये इल्जाम ही लगाते हैं, चूंकि खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है मोहम्मद शमशाद साहब, अपने आप को सियासत के डॉक्टर समझते हैं, कि वो कह रहे हैं कि हम मलेरिया का दवा दे करके जसीमुद्दीन के कहने पर, वो भी जसीमुद्दीन के कहने पर हमने उनके साथ साजिश करके इनको मारा। तो भाई कहने का मतलब ये है, तो अगर मारा या कुछ भी हुआ तो उनके फैमिली वालों ने मेरे खिलाफ अभी तक किसी तरह का कोई भी कंप्लेन दायर क्यों नहीं किया या किसी से क्यों नहीं कहा। उनका भाई आज तक कहता है कि डॉक्टर साहब तो जितना मेरा मदद किया है, मेरा भाई चलने लायक नहीं था, ये बेचारा को हम बुला बुला के लेके गए तो पहुंच गए, और इन्हीं को इल्जाम लगाता है, जबकि इनके इलाज में मेरा भाई नहीं था। इन्होंने तो सिर्फ मदद किया है। मौत हयात अल्लाह के हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये वो भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन रह गया बात कि इनको झूठ बोलने का, बीजेपी, पहले ये बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किए थे मोहम्मद शमशाद साहब। बीजेपी पार्टी झूठी पार्टी है और झूठा पार्टी से ये पूरा सबक सीख कर करके कांग्रेस में आए, क्योंकि कांग्रेस को भी लगता है कि अब मेरे पास वार्ड में हो या किसी स्टेट में हो, अब कुछ रहा नहीं, बचा नहीं, तो ऐसा ही जोकर नेता को लेकर के हम लोग एक तो खेल खेल लेंगे और जसीमुद्दीन को बदनाम करने के, चूंकि वो भी एक बंदा, एक इंसान है। वो हम उनकी तारीफ इसलिए नहीं करते कि हम उनके पार्टी में, हम आज तक कोई भी साबित नहीं कर सकता कि मैं टीएमसी पार्टी का मेंबर हूं या किसी और सियासी पार्टी का मेंबर हूं। मैं किसी भी सियासी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन ड्यू टू जसीमुद्दीन बेहतरीन काम करने का काउंसलर, ये काउंसलर होकर जितना बेहतर काम करता है, लोगों से कनेक्ट रहता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, इनका दुख दर्द मतलब सुनने की जो क्षमता है और सुन करके जो मदद करते हैं, जो भी होता है उनसे, ये सब चीज मेरा आंख देखता है और मेरी कान सुनता है। तो जब ये आंख देखने वाली है और सुनने वाली है कान, तो मैं ये सोचता हूं कि एक इंसान बेहतर है, तो मैं उनका फॉलोवर हूं बस। हाँ, ये नहीं ये मैं सिर्फ जसीमुद्दीन से ही फॉलोवर हूं। अगर ये कहें तो हर सियासतदान जो भी यहाँ सियासत करते हैं, सबसे मेरा अच्छा रब्ता है, सबसे मेरा अच्छा रब्ता है। किसी से भी किसी के लिए मेरा कोई दिल में ही नहीं, चूंकि मैं कैंडिडेट नहीं हूं भाई। लड़ेंगे वो, लड़ाएंगे वो, खड़ा होगा वो, अपोजिशन होगा, पोजीशन होगा वो, अपना समझे। मेरा जो भी अच्छा काम करेगा गरीबों के लिए, जो दिखावा नहीं करेगा, तो उसका साथ मैं हूं। इनका काम है सिर्फ दिखावा और झूठ बोलना। इनका एलिगेशन एक बार नहीं लगता है, ये सीना ठोक ठोक करके स्टेज पर बोलते हैं, मीडिया बुला के बोलते हैं। ये शमशाद बोलते रहता है कि देखिए, जो आदमी दूसरे को छेद दिखाता है कि तुम्हारे अंदर 2 तो 3 तो कमी है, छेद है, जो चलनी है जिसके अंदर में, वो दूसरे को दिखा रहा। अभी बताइए, मैं उसी ओडियापाड़ा से आता हूं जहां पर शमशाद का घर है, उसी के घर के बगल में मेरा घर है। शमशाद का घर का जो हालत है, जो बिल्डिंग का 2005 में उन्होंने बनाया था ये बिल्डिंग, और खुद कॉन्ट्रैक्टर था शमशाद, खुद दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को तो कहता, खुद कॉन्ट्रैक्टर था। किस तरह का बिल्डिंग बना, आगे की तरफ झुका जा रहा है। अभी जो हादसा चल रहा है, 190 किलोमीटर 150 किलोमीटर का चक्रवात हवा जो तूफान आती है। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं केला बागान के लोगों से कि आप बताइए, ये जो चक्रवात, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा हो गया तो बहुत बड़ा हादसा होगा। हम केला बागान के आवाम से और खास करके ओडियापाड़ा, जो अपने मोहल्ले के लोगों से, अपने गली पाड़ा के लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग जागो, इसके खिलाफ एहतजाज करो, इसके खिलाफ आंदोलन करो, क्योंकि आपके बच्चों का जान आपके हाथों में है, लोगों की जान आपके हाथों में। क्योंकि ये जो बिल्डिंग कब बैठ जाएगा, कब गिर जाएगा, कोई नहीं जानता। कुछ भी हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये होगा मोहम्मद शमशाद। ये मोहम्मद शमशाद दूसरों को हर जगह बताते चलते हैं कि मैं इतना करोड़ का आदमी हूं, ये इतना करोड़ का कैसे हो गया। हम ही पूछना चाहते हैं कि ये इतना करोड़ कहां से लेके आए, इनका काम क्या है। सबसे पहली बात कि इनका काम क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आज से 15 साल पहले केला बागान के आवाम से, किसी गली मोहल्ले वालों से, बूढ़े बुजुर्ग, औरत मर्द बूढ़ी, किसी से पूछ लीजिए, ये लाइन चोरी करता था केबल का, कमर में पिलास लेकर के दिन भर घूमना, लाइन चोरी करते थे। और इनका लाइन हम भी जलाया है जब हम यहाँ पर शुरू आए थे, 300 रुपया महीना पर।
इनका सारा फैमिली लाइन चोरी, पानी चोरी, यही सब में जिंदगी इनका गुजरा है। मैं कहना चाहता हूँ जितना मुझको मालूम है ये सब उन्हीं के आदमी लोग कर रहे हैं, सारा लोग। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जितने अभी जो कुछ लोग कुछ महीनों से जो जुटे हैं सब लाइन चोरी जुड़ा हुआ है। आज भी सबका लाइन चोरी का काम चल रहा है, कोई बंद नहीं हुआ है। और ये सब लोग कितना व्हाइट कॉलर है वो हमको पता है। शमशाद साहब कहते हैं कि कट मनी का पैसा काउंसिलर खाता है, कट मनी का पैसा और लोग खाता है। यहाँ इनलीगल बिल्डिंग का जाल बिछ गया है, इनलीगल बिल्डिंग बहुत बन रहा है सब। तो इनलीगल बिल्डिंग का पैसा खाने वाला कौन लोग है? इनलीगल बिल्डिंग का पैसा खाने वाला ही मोहम्मद शमशाद खुद है, इसका भाई खुद है। ये कहता है कि मैं किसी से 1 रुपया नहीं लिया हूँ, जो भी जरूरत पड़ता है हम उसको बोल देते हैं तो वो सामान पहुंचा देता है। किसी को बोल दिया कि साड़ी पहुंचा दो तो पहुंचा। आप कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि हम प्रोग्राम करने वाले हैं, मेरे के यहाँ 3000 आदमी का साड़ी पहुंचा दो? ये भी तो कट मनी है। टोटल रुपया जो है मोहम्मद शमशाद ये सीजन में यानी कि बिल्डिंग बनने के सीजन में 40 से 45 लाख रुपया उन्होंने कट मनी के द्वारा लिया है। उसका भाई मोहम्मद बबलू, जिसको जल्ला बबलू कहते हैं, वो 22 से 24 लाख रुपया तक उसका भी एस्टिमेट में पैसा पहुंच चुका है। ये दिसंबर तक का पेमेंट जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। जो छोटा मोटा रकम अभी थोड़ा बच गया है वो भी लेंगे। वो ऐसा लेंगे जैसे कि उधार कर्जा देंगे, किसी को फोन कर करके मांगा जाता है, ऐसे मांगा जाता है जैसे ही किसी को मदद की हो। उससे क्यों नहीं पैसा पहुंचा है? अभी 3 बज गए, तुम तो 2 बजे बोला था, 12 बजे बोला था, शाम तक के आ जाना चाहिए है। पूरा धमकी दे दे करके ये बीजेपी में जा करके, बीजेपी से निकल के कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आकर के ये पार्टी ज्वाइन ही इसलिए किया है कि मेरा जो इलीगल काम है और इलीगल तरीके से जो इंक्रोचमेंट है और जितना मैं काम फैलाया हुआ हूँ गंदगी का, वो सब ढप जाए, छुप जाए और किसी तरीके से 2 नंबर का पैसा मेरे पास आने लगे। क्योंकि इनको पैसा का लालच हो गया है। और ये सबसे ये कहते चलते हैं कि हम किसी से, कोई मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता है कि एक आदमी भी खड़ा होकर के बोल सकता है कि हमने पैसा किसी से लिया है, कोई ठेकेदार या प्रोमोटर से। मैं मोहम्मद शमशाद को बताना चाहता हूं कि मैं तुमको चैलेंज करता हूं। तुम्हारे पास तो बांस बल्ली टेबल कुर्सी बहुत है, स्टेज लगा लो। 39 नंबर वार्ड में किसी भी जगह 55 नंबर हो, कहीं पर भी जहां तुमको समझ में आता है, जहां पर केला बगान को आवाम को बुलाओ और तुम उनको कहो कि मैं 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया हूं। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में मैं आपको खड़ा करता हूं कि कौन कौन प्रमोटर से, कौन कौन लोगों से ये कितना कितना लिया, वो बताएंगे कि कितना दिया है। दिसंबर तक इसको पेमेंट है 40 से 45 लाख रुपया, जिसमें ये एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी खरीदे हैं। अभी चलाना नहीं आता है इनको, तो कोई गाड़ी आता नहीं चलाने, लेकिन ये चलाते हैं। इनका कोई और चलाता है गाड़ी, कोई और भी चलाता है, इनका घर का भी गाड़ी और बाहर का भी गाड़ी। अभी आएंगे। ये चैलेंज करते हैं सबको कि अगर एक बाप की औलाद हो तो हमसे आके डिबेट करो, चाहे मोहम्मद जसीमुद्दीन काउंसिलर आके करे, चाहे काउंसिलर के साथ में रहने वाला ये चमचा लोग करे। हम लोग का रेट लगाया है 500 रुपये कि हम लोग 500 रुपये में बिके हुए हैं, हम लोग को 500 काउंसिलर देता है। अच्छा हुआ कि रेट लगा दिया कि हमको भी पता चला कि हम 500 रुपये वाला है। कहीं 5 लाख 5 करोड़ वाला बात हो जाती तो फिर बहुत बड़ा बात होता है। 500 की औकात है भाई, मैं ठीक समझता हूँ। तो इनका कहना है कि एक बाप की औलाद है कोई, तो जसीम हो चाहे जसीम का आदमी हो, वो आके हमसे डिबेट करे। हम चैलेंज करते हैं, हम तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम तुम्हारे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं जिस मुद्दे पर। तुम हमको कहते हो कि एक बाप की औलाद है, बोल ऊ रहा है जिसका 2 बाप खुद का है। 2 बाप वाला हमको बोलेगा कि हम एक बाप की औलाद है। हाँ, मैं एक बाप की औलाद तो हूँ। तुम बताओ कि तुम कितने बाप की औलाद हो? तुम्हारा 2 बाप है, तुम पहला बाप से हो, तुम्हारा बाप चपदानी कराने वाला, इसीलिए तुमको चपक भी कहा जाता है। इस नाम का भी खिताब तुमको मिला है बाप के वजह से। तो तुम्हारा बाप चपदानी कराने वाला जिसका तुम पैदावार हो। तुम्हारी अम्मा ने जो दूसरी शादी की थी, वो जो बिल्डिंग में तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद जो बिल्डिंग में रहते थे बीड़ी बनाने वालों से मोहब्बत करके, तो उसकी औलाद जो है ना वो लोग हैं, ठीक है, जो और भी जो आपके भाई लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके तो अब्बा 2 हैं, आपके तो खुद के बाप 2 हैं। तुम चैलेंज हम लोगों को करते हो कि एक बाप की औलाद। हाँ, हम लोग सीना ठोक के फख्र से कहते हैं कि हम एक बाप की औलाद हैं। तुम तो नहीं कह सकते ना। लेकिन दूसरी बात कि सिर्फ एक बाप की औलाद नहीं है, तुमने तो DNA टेस्ट तक पहुंचे।
अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि डीएनए कहाँ किसको जाता है, आप हमको जरा बताएं या आवाम को बताइए कि डीएनए क्या चीज है और डीएनए टेस्ट होता क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि डीएनए एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो एक बाप से उसके औलाद में ट्रांसफर होता है। जब किसी तरह का कभी कोई बात पैदा होती है तो जब पता चलाने की बात होती है, पता करने की बात होती है कि ये इसका औलाद है कि नहीं, तो डीएनए टेस्ट कराया जाता है, उसी से पता चलता है कि इसका औलाद है कि नहीं। तो हम आपको अब कहना चाहते हैं कि आप अपने औलाद का डीएनए टेस्ट और तुम अपना संसाधनीय कराओ डीएनए टेस्ट। वो तुम्हारा औलाद है क्या? वो दोनों तुम्हारा बेटा है जिसको तुम कहते हो कि ये मेरा औलाद है, ये मेरा है? तो दूसरे के माल पर अपना ना कहा करो, ये तुम्हारा माल नहीं है। और अगर तुमको मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर चैलेंज कबूल है तो करो और डीएनए टेस्ट करवा के आओ, और अगर नहीं निकला और तुम सच साबित हो गए कि वो तुम्हारा औलाद है तो तुम जो बोलोगे हम कबूल करने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर हम जो बताते हैं उसका नाम कि ये किसका किसका बेटा है, उसका डीएनए टेस्ट मैच करवा लो। अगर उससे न मिला तो जो तुम कहोगे फिर हम मानेंगे, नहीं तो जो हम कहें वो तुम मानो। ये अगर तुमको मेरा चैलेंज कबूल है तो फिर आ जाओ सामने में। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आप किसी के बीवी पर तोहमत लगाना बहुत आसान समझते हैं। उनका तो एक पुराना सा आदत है, वो सबका फैमिली रिलेटेड बात को उठाते हैं हर स्टेज से। मेरा ये कहना है कि सियासत का आदमी सियासत वाली बात उठाए, सियासत का मंच है, सियासत की बात उठाए। आप कहें कि हाँ काउंसलर 39 नंबर वार्ड में फेलुअर है, उनका ये काम नहीं सही है, ये नहीं हुआ, आप ये बात को बताए ना। आप किसी के फैमिली को लेकर के कभी बीबी को लेके आते हो, किसी के बीबी को लेके आते हो, किसी की बेटी को लेके आते हो, किसी की बहन को लेके आते हो, किसी के सास ससुर माँ बाप मरे मरे को उठाते हो। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने घर में भी झांके हैं क्या? कि आपके घर के बिस्तर पर कोई और भी आराम फरमा रहा है? जरा उस पर भी गौर कर लीजिए, वरना याद रखिए आने वाले काउंसिलर इलेक्शन में हर नुक्कड़ से हर स्टेज से मैं ये धारावाहिक चला कर रखूंगा। तुम्हारे घर का पूरा फैमिली का धारावाहिक चलाऊंगा, एक एक सीरियल आ जाएगा। आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे घर के बगल में मेरा ही घर है, तुम्हारे घर का धुआं सबसे पहले मैं देखता हूँ। केला बगान के हम लोग नहीं देखते, लेकिन मुझे पता चलता है कि तुम कितना शरीफ हो और तुम्हारे घर के लोग कितने शरीफ हैं। गाड़ी खरीद लेने से कुछ नहीं होता है मोहम्मद शमशाद साहब। स्कॉर्पियो गाड़ी, लग्जरी एसयूवी, कोई भी गाड़ी खरीद लो, गाड़ी का मजा वही उठाता है जो ड्राइवर होता है, जो स्टीयरिंग सीट पर बैठता है, गाड़ी वही मजा उठाता है। तुम तो पैसेंजर की तरह पीछे बैठे हो, तुमको क्या फर्क पड़ता है यार गाड़ी कैसा चल रहा है, गाड़ी का एक्सेलेटर कैसा है, ब्रेक कैसा है। दबे लफ्जों में मैं बहुत बात छुपा के बोल देना चाहता हूँ, समझदार के लिए सारा काफी है। अगर अब भी नहीं माने तो याद रखो मैं तुम्हारा इंतजाम करके रख चुका हूँ। आने वाले काउंसिलर इलेक्शन में मैं पूरे केला बगान के आवाम को पूरे तरीके से आपको मैं बखिया उधेड़ के रखूंगा, आपका पूरा फैमिली का बैकग्राउंड हिस्ट्री ला करके रख दूंगा। आवाम ये भी जाने, किसी एक के बारे में दो के बारे में क्यों जाने, सब के बारे में जाने। ये कांग्रेस का जोकड़ नेता, क्योंकि इसको जोकड़ाई से फुर्सत नहीं, इसको बोलने का शऊर नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ये नेता बनने चले हैं, ये काउंसिलर बनेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख सकते हैं? चलो छोड़ो, उतना बड़ा बात तो छोड़ो, तुम अपना नाम का प्रोनाउंसिएशन सही करके बता दो तब हम जाने। चलो इंग्लिश में नहीं सही, उर्दू में तो कर। सीन से होगा तुम्हारा नाम, छोटी सीन से, बड़ी सीन से, कि साध से होगा, क्या से होगा बताओ। तुम अपना नाम का स्पेलिंग नहीं बता सकते सही से, न उर्दू में, न हिंदी में, न इंग्लिश में। अरे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तुम नेता बनेगा? तुमको अभी तक के काउंसिलर लिखना नहीं आता होगा। तुम्हारे जैसा आदमी अगर काउंसिलर बनेगा तो ये तो वार्ड का सबसे बदनसीबी और मतलब क्या भट्ठा बैठा के रख देगा यार। ये वार्ड में कोई काम होने वाला है सिवाय 2 नंबर के और दलाली के और लाइन चोरी के और पानी बेचने का काम करने के सलाह, ये सब के अलावा और कुछ होने वाला है? आप किसी से भरमू बात भी कर सकते हैं, आपका स्टेटस है कि आप काउंसिलर बनेंगे। और बेवकूफ है को केला बगान का 39 नंबर वार्ड का आदमी कि आपको काउंसिलर बनाएगा। अगर वो जसीमुद्दीन को काउंसिलर नहीं बना तो हम क्या खराब है क्या? हमारे चेहरे में बुरा लग रहा है, मेरा चेहरा खराब लग रहा है? हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ना बन सकते हैं काउंसिलर? मेरा भी क्या कमी है? तो तुमको क्यों चुनेगा कोई? और याद रखो 39 नंबर वार्ड में जब मैं जब तक मैं जैसे सोचता हूँ, ये मेरा बड़ी बात नहीं है और मैं बड़ा बात नहीं करता, मेरा ओपिनियन है
अल्हम्दुलिल्लाह डीपली स्टडी के साथ मेरा ओपिनियन ये मैं रखना चाहता हूँ कि जब तक 39 नंबर वार्ड में मोहम्मद जसीमुद्दीन है, काउंसिलर वही होगा, उसको कोई कैंडिडेट उसको टक्कर नहीं दे सकता। आप किसी को भी उठा लीजिए, मेरा पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का जो लीडर जो कैंडिडेट बनेगा वो बेहतरीन प्रोडक्ट है हम लोगों का, उसका क्वालिटी बेहतर है, उसका बात करने का अंदाज, उसका सोचने का अंदाज, उसका काम करने का अंदाज, गरीबों को खिदमत करने का अंदाज। ये लॉकडाउन में, ये महामारी में जिस तरीके से गरीबों को खिदमत मोहम्मद जसीमुद्दीन ने किया है, जिस तरीके से रात दिन उनके साथ मिलजुल करके उनका दुख को सुना है और उनका दुख को हल करने की कोशिश किया है, और कोई नेता 39 नंबर वार्ड में किसी पार्टी का नजर नहीं आया हमको। ये उसी का नतीजा है जो आज जसीमुद्दीन को इतना बुरा भला कहा जाता है और ये सुनता है। ये सुनते इसलिए है क्योंकि इनका कहना है कि मैं विरोधियों का जवाब देते चलूं या उनके गाली का जवाब गाली से देता फिरूं या काम करूं। काम करने वाला आदमी कभी भी किसी भी विरोधी के पीछे उलूल जुलूल हरकत नहीं करता। अगर उलूल जुलूल हरकत करता यही काउंसिलर तो उनको काम करने का मौका नहीं मिला। इतना काम करने के बाद भी कहता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अरे हुआ क्यों नहीं, सब जगह हुआ। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि तुम अपने एरिया में काम होने क्यों नहीं दिए, सफाई होने क्यों नहीं दिए, अपना सामान हटाए क्यों नहीं। जोर जबरदस्ती, ये दबंगई है, ये दबंगई है। ये कहते हैं कि सब जगह इलीगल पार्किंग हो गया है, ये हो गया, सब में इसका आदमी है, सब में इसका आदमी है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा अगर नेता आवेगा तो कांग्रेस पार्टी कभी भी वार्ड में खड़ा नहीं हो सकता, वो स्टेट में खड़ा होने की बात क्या सोच सकते। इसी के संग केला बागान में एक ऐसा मकान है जिसे लोग सरदा बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकता है, इलाके के लोगों का कहना है। और आज हम बात करते हैं 39 नंबर वार्ड के बासिंदा डॉक्टर साजिद से। उन्होंने 39 नंबर वार्ड के बारे में, साथ ही साथ कुछ लोगों के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। आप जितना भी वार्ड में जो गंदगी फैला, जिसको लेकर के आप हमेशा बरसात अभी आवेगा तो देखिएगा अभी डेंगू का और मलेरिया का एक चलेगा बीमारी घर घर, तो ये कहेंगे हर घर में डेंगू है, हर घर में डेंगू है। काउंसिलर फेल हो चुका, काउंसिलर कोई सफाई नहीं करता। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ओडियापाड़ा में जो डेंगू और मलेरिया फैलता है वो किसके वजह से फैलता है। काउंसिलर जब भेजता है साफ कराने के लिए तो आप साफ कराने क्यों नहीं देते, क्यों नहीं साफ कराने देते? इसलिए कि हमको बदनाम करने का एक अच्छा हथियार मिल गया कि कोई आवेगा देखेंगे, देखिए नाली बह रहा है, देखिए यहाँ पर पानी चल रहा है। ये नहीं देखा जाता कि हाँ नाली के ऊपर में टीना रखा हुआ है, नाली के ऊपर में शमशाद का कुर्सी रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, पलंग रखा हुआ है, पूरा बांस रखा हुआ है, पूरा बल्ली रखा हुआ है, पूरा उनका ट्रक रखा हुआ है, पूरा उनका जितना भी उनका इनलीगल इंक्रोचमेंट में जो उनका बिजनेस पर्पस का सामान है वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन के जमीनों पर रखा हुआ है, जिससे बहुत ही गंदगी फैला हुआ रहता है। मैं यहाँ के आवाम से कहना चाहता हूँ, आप लोग कृपया जागिए, मेहरबानी कर करके इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। देखिए गंदगी आज मलेरिया से उठ करके, डेंगू से उठ करके कोरोना वायरस तक के पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर आज भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया, आज भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल हम लोग बहुत बड़ा भयानक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन भरसक कोशिश कर रहा है। वो भी इंसान है, जितना कर सकता है, जितना उसके पास सलाहियत होगी, जितना उसके पास इंतजामात होंगे उतना नहीं कर सकता है, लेकिन भरसक वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ उसको बदनाम करने का भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कांग्रेस के तरफ से। कांग्रेस का ये जोकर नेता जो कुछ नहीं जानता, न बोलना जानता, न सुनना जानता, न समझता है ये कोई चीज, वो सिर्फ यही जानता कि हम राजनीति में आए हैं, सिर्फ जसीम के खिलाफ बोलेंगे, जसीम के लड़कों को खिलाफ बोलेंगे। तो याद रखो, हम जसीम के आदमी नहीं है, ना हम जसीम के लड़के हैं, ना हम 500 रुपए पर बिकते हैं शमशाद। अगर मेरा बोली लगाना है तो ठीक से लगाओ, अगर ज्यादा बोली लगाते हो हम तुम्हारे तरफ भी आ सकते हैं। याद रखिए, हम तो तुम्हारे पैसा पर कौन नहीं आता, भाई तुम बिक सकते हो, हम भी बिक सकते हैं, मेरा बोली बढ़ा के लगाओ यार। ये 500 रुपए के कोई औकात नहीं है। तुम कमाओ 45 लाख रुपए और हमको दोगे 500, ये तो ना चलेगा। अगर परसेंटेज पर हमको भी रखना तो हम तुम्हारे तरफ से आ जाते हैं। और याद रखिए, ये सब राजनीति अपना बंद कर लीजिए। ये सब राजनीति आपका कांग्रेस का वो जो बंदर लोगों का जो एक टीम जो चौकड़ी बनाए हो ना, वो लोग सुनेंगे और वो लोग ताली बजाएंगे कि
केला बगान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे दुख दर्द में कौन शामिल रहता है, मेरे दुख दर्द में कौन शामिल था, मेरा परेशानी में कौन साथ दिया है। हर तरीके से आज हमको बहुत अफसोस होता है कि मेरा वार्ड का लीडर, मेरा वार्ड का काउंसलर जितना बेहतरीन काम इस बवाई मर्ज में, लॉकडाउन में गरीबों के साथ रह करके किया है, उसी को देखा देखी हमने भी आगे बढ़ करके अपने मोहल्ले के गरीब लोगों की खिदमत की है। उसका नतीजा ये मिलता है कि कहीं हमको बदनाम किया जाता है, कहीं जसीमुद्दीन को बदनाम किया जाता है, कभी पूरे जसीमुद्दीन का टीम को बदनाम किया जाता है, कहीं टीएमसी को बदनाम किया जाता है। ये कांग्रेस की तरफ से चली जाने वाली एक चाल है। और एक बात बता रहे हैं, किसी भी पब्लिक को आपके बातों में गुमराह होने की जरूरत नहीं है और कोई पब्लिक आपके बातों में आने वाला भी नहीं है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि केला बगान के लोगों के लिए अगर कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो ये लोग उनको बदनाम किए जा रहे हैं। ये इन लोग, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि कहीं ये लोगों में अच्छा काम करके वाहवाही न लूट ले, हमसे ज्यादा कोई बढ़ न जाए, क्योंकि ये ज्यादा और कम की बात ही नहीं है। हम तो ये चाहते थे, जसीमुद्दीन का भी यही आह्वान था, यही अपील था कि जो लोग हैं हस्बे इस्तिताअत वाले लोग, जो हस्बे औकात वाले लोग हैं, वो गरीबों की खिदमत करने में आगे आ जाएं। पार्टी से उन्होंने अपील नहीं की थी, वो चाहे जिस पार्टी का फॉलोअर हो, जिस पार्टी का वो लीडर हो, सब लोगों को चाहिए था कि इस लॉकडाउन में, इस बंदी में, जहां सबका दुकान बंद हो चुका था, खाने पीने के लिए आदमी परेशान हो चुका था, उस वक्त सारे लोगों को आगे आकर के गरीबों की खिदमत में खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन खड़ा ना हो करके ये आधा किलो चावल, आधा किलो प्याज वाला आदमी आधा किलो आलू दे करके फोटो खिंचा करके बोलता है कि हम इलेक्शन के टाइम में आवेंगे, चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं आपको खिदमत कर रहे हैं। आपको पता है, इन्होंने कहा है कि हम 2 बार पूरा 39 नंबर वार्ड को सामान बांटा है ना, अपना पैसा से बांटा है। ये जो अपना पैसा से आप बांटे हैं, तो कौन है जो चंदा करके बांटा है, या कौन है जो पार्टी फंड का पैसा लेकर के आया और जो ममता बनर्जी ने अपने पार्टी फंड से सारे काउंसलर या विधायक या एमपी को दिया हो या प्रेसिडेंट को दिया हो कि आप हमारे पैसा से बांटो? नहीं, सारे लोगों ने, जो भी लोग खिदमत किए हैं अपने अपने स्तर से, अपने अपने जमीनी स्तर से, जो लोग भी खिदमत में जुटे रहे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन लोगों ने अपने हस्बे इस्तिताअत, अपने पैकेट से खर्चा किया है और लोगों की खिदमत की है। और हम लोगों से जो हो सका वो हमने किया, काउंसलर से जो हो सका काउंसलर ने किया, आवाम से जो हो सका आवामों ने किया, और जो आवाम में जो इस्तिताअत वाले लोग हैं, आवाम उन्नास, उनसे जो हो सका उन लोगों ने किया। सब अपने अपने तरीकों से किया। कोई भी कांग्रेस का ये जोकड़ नेता के बात में भरोसा नहीं करता है कि ये जोकड़ाई करते रहते हैं, चूंकि इनका, हमको तो ये भी लगता है कि सेंटिमेंटल भी है। इनका अगर मेंटल टेस्ट कराया जाए, लेकिन वो रांची में होगा या फिर आगरा जाना पड़ेगा। आई जागा नहीं, ये भी जागा भी तो नहीं ना, ये तो है बहुत छछर, को पैसा का लालच हो चुका है। चूंकि अगर ये जाएगा तो फिर कहीं से कटमनी का मामला आएगा तो फिर कौन लेगा? इनका भाई लगे फिर, तो वो तो लेता ही, तो वो तो अपना लेता है, ये अपना लेता है, सब अपना अपना लेता है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर लिस्ट जारी करूंगा तो ऊपर से लेके नीचे तक इस हमाम में सब नंगे, कोई एक आदमी नहीं, सब नंगा। और याद रखिए, मैं बहुत जल्द जब इलेक्शन का दौर आएगा, कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, तो याद रखिए ये सीरियल और भी चलेगा। ये सीरियल की कहानी मैं सेकंड स्टेज में लेके जाऊंगा। घर घर की कहानी, कभी सास भी बहू थी, या फिर कहीं तो होगा, वो भी दिखलाएंगे, और कौन कौन होगा वो भी बताएंगे। और याद रखो, अब भी अगर संभल गए तो ठीक है, सियासत करनी है सियासत करो, सियासत से बैर नहीं है, सियासत होनी चाहिए। सियासत अगर अच्छी सियासत होती है, सेहतमंद सियासत होती है, तो फायदा आवाम को होता है। और अगर गंदी सियासत होगी तो याद रखो, तुम्हारी गंदगी को साफ करने के लिए भी हम लोग काफी हैं।